क्या होगा इसको देखते हैं। अगर हम एक सेरेब्रम को लें, ये तो हमारे गारायन संस्थाएं हो गए। फिर उसके अंदर हमारा क्या आ गया, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज द ग्रे मैटर विच इज मेड अप ऑफ साइटन। फिर उसके अंदर हमारा आ गया द सेरेब्रल मेड्यूला और द वाइट मैटर। तो ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, दैट इज द ग्रे मैटर। और अंदर वाला क्या हो गया हमारा सेरेब्रल मेड्यूला, दैट इज द वाइट मैटर। मैंने बोला कि ये जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर है, दे आर नॉट कनेक्टेड, मतलब दे आर कनेक्टेड बट दे आर नॉट अ सिंगल पीस ऑफ स्ट्रक्चर, रादर दे आर कनेक्टेड बाय दैट बैंड ऑफ नर्व फाइबर जिसका नाम क्या होता है, कॉर्पस कलोसम। और उसी की वजह से एज दीज हेमिस्फीयर आर टू सेपरेट स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में एक ग्रूव पाया जाता है, एक बिग क्रैक और ग्रूव पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, मीडियन फिशर। तो ये जो मीडियन फिशर है, इट कीप्स द टू हेमिस्फीयर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। तो ये हमारा जो बीच में, इट इज अ हॉलो स्पेस, और इन हॉलो स्पेस को ही हमने क्या नाम दिया है, वेंट्रिकल्स का। तो ये जो हमारा पहला वेंट्रिकल हो गया इस साइड, इसका नाम पड़ा राइट वेंट्रिकल, और द फर्स्ट वेंट्रिकल ऑफ द सेरेब्रम। इस साइड जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल, इसको हम लोग बोलते हैं द लेफ्ट वेंट्रिकल, और द सेकेंड वेंट्रिकल। फिर जब हम एक ह्यूमन ब्रेन को व्यू करते हैं, तो ये तो सेरेब्रम आ गया, सेरेब्रम के बाद ऑल्फैक्टरी लोब होगा, यहाँ पे पाया जाएगा, एंड देन हमारा डायएन्सेफेलोन भी पाया जाता है। तो डायएन्सेफेलोन बेसिकली हमारा नीचे पाया जाता है। तो डायएन्सेफेलोन के अंदर भी एक हॉलो स्पेस पाया जाता है, उसको भी हम वेंट्रिकल बोलते हैं, और उस वेंट्रिकल का नाम क्या पड़ा है, थर्ड वेंट्रिकल। तो अगर ये हमारा डायएन्सेफेलोन है जो कि कनेक्टेड है विद द सेरेब्रम, तो यहाँ पे भी एक हॉलो स्पेस और कैविटी पाया जाएगा जिसका नाम पड़ा है थर्ड वेंट्रिकल। तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल होगा। नाउ द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेरेब्रम opens into, or they are connected to the ventricles of the diencephalon via a particular path, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। ये इस पर्टिकुलर ओपनिंग का नाम पड़ा है, एक ऐसा ओपनिंग विच कनेक्ट्स द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेरेब्रम। जो फोरामेन मोनरो है, फोरामेन of Monro, it is the opening that connects the ventricles of the cerebrum to that of diencephalon। तो जो ओपनिंग दोनों वेंट्रिकल्स को जोड़े रखने का काम करता है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। हमारा जो वेंट्रिकल्स हो गया, जो वेंट्रिकल्स हो गए हमारे, द वेंट्रिकल्स ऑफ सेरेब्रम, द वेंट्रिकल्स ऑफ सेरेब्रम is also known as paraseed।
मतलब दोनों वेंट्रिकल्स को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, पैरासिल। ऐसे तो अगर इंडिविजुअल चेम्बर या वेंट्रिकल की बात करें तो दिस चेम्बर इज नोन एज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज नोन एज द सेकंड वेंट्रिकल एंड दिस पर्टिकुलर हॉलो स्पेस और द डायंसेफेलोन इज नोन एज द थर्ड वेंट्रिकल। इसको शायद हम लोग डायोसील भी बोलते हैं, इसको हम लोग डायोसील भी बोलते हैं। वैसे ही हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी एक पर्टिकुलर वेंट्रिकल पाया जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेटासील। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उसकी भी बात करते जाएंगे। अब ये जो हमारा सेरेब्रम है, जो सेरेब्रम हो गया, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लोब्स, दैट इज द टेम्पोरल लोब, द फ्रंटल लोब, द पेराइटल लोब, द ऑसिपिटल लोब। ये आप सुने होंगे इन पर्टिकुलर लोब्स के बारे में। ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे गाराए एंड सल्साए हो गए, द सल्साए आर द ग्रूव्स, द गाराए आर द रिजेस। तो जो हमारा सल्साए हो गया वो तो मार्जिन तक फिक्स रहता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो ज़्यादा अंदर की ओर घुस जाते हैं, वो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा अंदर इंजेक्टेड हो जाते हैं इनसाइड द सेरेब्रम। तो जिसके वजह से 2 पर्टिकुलर भाग या रीजन या सेपरेशन क्रिएट हो जाता है विद इन द सेरेब्रम। तो चलिए हम इन 4 डिफरेंट लोब्स के बारे में भी जानकारी ले। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द 4 lobes of the cerebrum, how it is formed and what are their function। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये हमारा सेरेब्रम हो गया, हमने बात की थी कि सेरेब्रम का जो एक्सटर्नल मार्जिन है दे आर मार्क्ड बाय दीस ग्रूव्स एंड रिजेस, इसको हम लोग बोलते हैं गारा एंड सल्सा। जो हमारे रिजेस हो गए दे आर नोन एज द गारा है, जो हमारे ग्रूव्स या घंटे हो गए दे आर नोन एज द सल्सा है। अब ये 4 लोब्स जो हो गए हमारे, द टेम्पोरल, पेराइटल, जो हमारा फ्रंटल लोब हो गया दैट इज द एंटीरियर, आगे की साइड हो गया, जो हमारा टेम्पोरल लोब हो गया जो कि नीचे की तरफ पाया जाता है, और पेराइटल, और हमारा ये जो ऑसिपिटल लोब है जो कि इस साइड पाया जाएगा। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे कि अगर इस रीजन पे हमारा ये सल्साए है, तो सल्साए आर द ग्रूव्स, ये घंटे हो गए। तो किसी किसी पॉइंट पे ये थोड़ा ज़्यादा डीप चले जाते हैं। ये जो हमारे ग्रूव्स है दैट इज द सल्साए, ये थोड़ा ज़्यादा अंदर की ओर भाग जाते हैं, जिसके वजह से ये 2 सेपरेट रीजन्स क्रिएट या 2 सेपरेट लोब्स क्रिएट हो जाते हैं विद इन दी सेरेब्रम। ऐसे ही पीछे की तरफ भी हमारा ये जो सल्साए है इट गेट्स इनसाइड इट, तो ये 2 सेपरेशन ऐसे क्रिएट हो गए। वैसे यहाँ पे भी आने के बाद हमारा ये जो सल्साए है इट गेट्स इनसाइड इट, और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो 4 लोब्स है दे हैव बीन क्रिएटेड। ये तो हमारा पोन्स हो जाता है, ये हमारा सेरेबेलम हो जाता है, और ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाता है, और ये सेरेबेलम। तो ये जो पहला लोब हो गया इसको हम लोग नाम देते हैं टेम्पोरल लोब। ये सेकेंड लोब हमारा हो गया द फ्रंटल लोब। ये जो तीसरा लोब हो गया इसको हम लोग कहते हैं द पेराइटल लोब, और ये जो चौथा लोब हो गया इसको हम लोग कहते हैं द ऑसिपिटल लोब। अब ये अलग अलग लोब्स में हमारे डिफरेंट सेंटर्स पाए जाएंगे विच कंट्रोल्स मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, जो कि उसको कंट्रोल करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। तो
उन्हें संभालने के लिए, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गए ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उनको संभालने के लिए पर्टिकुलर सेंटर्स इन लोब्स में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस लोब में कौन सा सेंटर पाया जाता है। अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पाया जाएगा द ऑडिटरी सेंटर और द ऑडिटरी एरिया, जो कि किससे कंसर्न्ड है, हियरिंग से। दूसरा पाया जाएगा हमारा ऑल्फैक्टरी एरिया, जो कि किससे कंसर्न्ड है, विद द स्मेल, विद द पावर ऑफ स्मेल। और तीसरा हमारा हो गया द वर्निकीज एरिया। अब ये वर्निकीज एरिया क्या हो जाता है? तो वर्निकीज एरिया इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, और अपनी स्पीच समझने के लिए नहीं, टू अंडरस्टैंड द स्पीच ऑफ समवन whom we are talking to or the speech of somebody else other than us। तो ये बेसिकली जो एरिया है, इट controlling area to understand the speech of somebody else, ये तो भाई कुछ एरियाज हो गए या सेंटर्स हो गए विच आर फाउंड इन द टेम्पोरल लोब। अब हमारे फ्रंटल लोब में भी कुछ सेंटर्स पाए जाते हैं विच कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो पहला हमारा हो गया द एसोसिएशन एरिया। अब ये एसोसिएशन एरिया का क्या काम हो जाता है? एसोसिएशन एरिया इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द कम्युनिकेशन। जो हमारा कम्युनिकेशन हो गया, द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, उसी को संभालने का ये काम करता है। साथ ही साथ इसमें पाया जाता है सोमेस्थेटिक एरिया। सोमेस्थेटिक क्या हो गया? सोमेस्थेटिक एरिया, द सोमेस्थेटिक एरिया बेसिकली कंट्रोल्स द सेंसेशन ऑफ पेन, टच और टेम्परेचर। तो जो एरिया इन सेंसेशंस को संभालने का या कंट्रोल करने का काम करता है वो हमारा हो गया सोमेस्थेटिक एरिया। तीसरा हो गया द ब्रोकाज एरिया। अब ये ब्रोकाज एरिया क्या हो गया? ब्रोकाज एरिया ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्पीच, लेकिन इस केस में ये यहाँ पे हम अपने स्पीच को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन स्पीच, अंडरस्टैंडिंग for understanding our own speech। वर्निकीज का क्या था? टू अंडरस्टैंड द स्पीच ऑफ समवन एल्स। और ब्रोकास का काम क्या हो गया? टू अंडरस्टैंड आवर ओन स्पीच, खुद की स्पीच, कि हम लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं, हम शब्दों को सही से प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं, या उनका अरेंजमेंट सही है कि नहीं, कि हम कुछ भी ऊट पटांग बोले जा रहे हैं। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रोकास एरिया। अब पेराइटल लोब आ गया। पेराइटल लोब में आता है जो कि विच ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस ऑफ आवर बॉडी लैंग्वेज, जैसे बॉडी अवेयरनेस, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वी शुड जंप ऑन टू विच पेज और ऑन टू विच चैप्टर, या कोई भी टेस्ट हो गया टू ब्रिंग अबाउट कि कौन सा खाना किस तरीके का टेस्ट कर रहा है, या कुछ भी वॉकिंग या एनीथिंग, तो उसका ये काम होता है हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू ब्रिंग अबाउट दैट अवेयरनेस कि हमारा हाथ कैसे चल रहा है, पैर कैसे चल रहा है। तो उसी का ही अवेयरनेस, टू ब्रिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस इन आवर बॉडी, वो उसका पर्टिकुलर सेंटर या एरिया किस में आ जाता है? पेराइटल लोब में। नाउ द फोर्थ लोब इज द पेराइटल लोब। यहाँ पे हमारा पाया जाएगा द विजुअल एरिया, दैट इज टू ब्रिंग अबाउट द पावर ऑफ विजन। तो ये सेरेब्रम के 4 लोब्स हो गए विच आर बीइंग फॉर्म्ड by the extra deepening of the sulci into it, और उसके वजह से 4 रीजन्स क्रिएट हुए, 4 लोब्स क्रिएट हुए इसका, जिसमें हमारे 4 लोब्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द टेम्पोरल, द फ्रंटल, द पेराइटल एंड द ऑसिपिटल। और हर लोब्स में डिफरेंट सेंटर्स पाए जाते हैं विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इसीलिए सेरेब्रम को
द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन भी कहा जाता है, एंड इट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड इन दी ह्यूमंस। तो चलिए, अभी ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सो नाउ हमने बात की कि फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, द सेरेब्रम, द ऑल्फैक्टरी लोब एंड द डायंसेफेलोन। तो मुझे लगता है हमने सेरेब्रम के रिगार्डिंग बहुत सारा इन्फो कलेक्ट कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं डायंसेफेलोन के बारे में। हमने सेरेब्रम की बात की एंड देन उसके डिफरेंट लोब्स के बारे में बात की, डिफरेंट लोब्स में क्या क्या सेंटर्स पाए जाते हैं उसकी भी बात की, और अब हम बात करते हैं डायंसेफेलोन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये ब्रेन हो गया, सेरेब्रम में मैंने बोला था कि बीच में ये सी शेप का स्ट्रक्चर आता है जो कि हमारा बैंड ऑफ नर्व्स हो गया, विच इज़ नोन एज द कॉर्पस कलोसम। और कॉर्पस कलोसम का काम क्या होता है? टू अटैच बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरेब्रम, मतलब दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़कर एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाना, दैट इज द सेरेब्रम। तो ये हमारा कॉर्पस कलोसम हो गया। अब इसी के नीचे, ओके लेट मी फर्स्ट, अगर ये हमारा डायंसेफेलोन है तो डायंसेफेलोन इज अ सिंगल स्ट्रक्चर। इसमें हमारा पहला आ जाता है, इसका जो रूफ है दैट इज द एपिथैलेमस रूफ, जो मिड रीजन हो गया वो थैलेमस, which acts as a relay center between the forebrain and the hindbrain, and the midbrain, क्योंकि फोरब्रेन के बाद तो मिडब्रेन आएगा और डायंसेफेलोन फोरब्रेन का पार्ट है। और तीसरा हमारा हो गया हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस is in a very close link with the endocrine system, that is the pituitary gland। ठीक है, तो वहाँ से मतलब it shares a very close relation with the endocrine system, क्योंकि ये pituitary gland जो कि मास्टर ग्लैंड हो गया of the endocrine system, उससे ये जुड़ा हुआ रहता है, एंड फिर हम समझते हैं इसको। तो ये हमारा कॉर्पस कलोसम हो गया। इसके नीचे हमारा पाया जाएगा ये जो इसकी रूफ की बात करें तो यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स होगा। ये हमारा एपिथैलेमस हो गया, ये जो रूफ हो गया यहाँ पे, ये जो रूफ हो गया थैलेमस का, इसी को हम लोग एपिथैलेमस कहेंगे। और इसी एपिथैलेमस में एक नेटवर्क पाया जाएगा ऑफ नर्व फाइबर, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस मैंने बोला था विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कोरोइड प्लेक्सिस responsible for forming CSF। ये जो इसका रूफ है इसको तो हम लोग एपिथैलेमस कहेंगे। ये जो एपिथैलेमस होता है इट फ्यूजेस विद द पाया मैटर, टू फॉर्म दिस कोरोइड प्लेक्सिस। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसी को बनाने का ये काम करता है। जो एपिथैलेमस हो गया द डायंसेफेलोन fuses with the pia matter to form this network called the choroid plexus, and this choroid plexus is responsible for secreting or forming the cerebrospinal fluid। उसके बाद ये जो सेंटर रीजन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? the thalamus। अब इस थैलेमस से ही हमारा ओरिजिनेट होगा हाइपोथैलेमस। तो ये बेसिकली फॉर्म करता है द फ्लोर ऑफ द डायंसेफेलोन। तो ये हमारा जो हमारा हाइपोथैलेमस है इज नोन एज फ्लोर ऑफ द डायंसेफेलोन। तो ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस।
इस हाइपोथैलेमस के नीचे हमारा आ जाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ये इन्फंडिबुलम का काम होता है टू अटैच द हाइपोथैलेमस विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पी लाइक स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ यहाँ पे, इट इज बेसिकली द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। तो ये कॉर्पस कलोसम हो गया। इसके नीचे ये जो ऊपर रूफ है दैट विल बी एपिथैलेमस, और ये फ्यूज होता है विद द पाया मैटर टू फॉर्म दिस कोरोइड प्लेक्सस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसाइजिंग सीएसएफ। उसके नीचे हमारा सेंटर में जो रीजन है इसको बोलते हैं थैलेमस, जो कि रिले सेंटर हो जाता है, दैट इज टू कन्वे द इम्पल्सेस फ्रॉम द फोरब्रेन टू द मिड ब्रेन। इसके नीचे मिड ब्रेन आएगा, और मिड ब्रेन इज मेड अप ऑफ द ऑप्टिक लोब्स, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर थैलेमस के नीचे हमारा आ जाता है हाइपोथैलेमस विच इज द रूफ द फ्लोर ऑफ द डायंसेफेलोन, और फिर ये कनेक्टेड रहता है टू द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम बाय दिस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फंडिब्यूलम। अब आप देख सकते हैं ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड of the body which is responsible for secreting 7 hormones in all. So they are basically responsible for releasing these endocrine hormones. और ये जो rest of the region है above this hypothalamus, और ये जो hypothalamus है is itself a part of central nervous system, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, इट इज एक्टिंग एज अ लिंक और कनेक्शन बिटवीन द एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं सरल भाषा में कि जो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे पता चलेगा कि इवन द हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज, जो कि इसका एंटीरियर पिट्यूटरी जो आएगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स विच इज बेसिकली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन। तो ये जो हाइपोथैलेमस हो गया, इट एक्ट्स as a connection between the forebrain, connection between the CNS and the endocrine system. तो ये हमारा हमारा ये जो डायंसेफेलोन है ये किस तरीके से प्लेस्ड होता है इन द फोरब्रेन, तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम का हेल्प लूँगी, तो उसको भी देख। ये हमारा सेरेब्रम हो गया, और सेरेब्रम के नीचे ही हमारा आ जाएगा डायंसेफेलोन। तो ये हमारा सेरेब्रम हो गया, इसके ये वेंट्रिकल्स हो गए, एंड देन देयर वाज अ कॉमन ओपनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं द फोरामेन ऑफ मोनरो, एंड देन हियर इज दिस डायंसेफेलोन जो कि एक तरीके का क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारा डायंसेफेलोन होगा। और फिर हमने अभी बात की कि डायंसेफेलोन में क्या क्या पाया जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल साधारण नॉन स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया बस समझने के लिए कि अगर हम ऊपर से अपने ब्रेन को देखते हैं तो पहले हमें सेरेब्रम दिखेगा एंड देन उसके नीचे हमारा ये डायंसेफेलोन रहेगा। तो एंड वन मोर थिंग, ऑल्फैक्टरी लोब भी फोरब्रेन का पार्ट होता है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर क्लास 10 स्टैंडर्ड, लेकिन ऑल्फैक्टरी लोब नाम ही से आप समझ पा रहे हैं कि इट इज़ लिंक्ड टू दी olfactory epithelium of the nose.
ये भी हमारे फोर ब्रेन में पाया जाता है। ये कुछ इस तरीके से ईयरबड्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ईयरबड्स या ईयरफोन्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यहीं पे पाए जाते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल। सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर नॉट हॉलो, एंड दीज आर द सॉलिड स्ट्रक्चर्स। ऑल्फैक्टरी लोब के लिए इतना इन्फो काफ़ी है फॉर क्लास 10 स्टैंडर्ड। ये बहुत, अगर ICSE स्टैंडर्ड की बात की जाए तो वहाँ पे ये पाया ही नहीं जाता है। CBSE बोर्ड की बुक में आई हैव स्टिल डिस्कवर्ड कि ये इसके रिगार्डिंग भी लिटिल डिस्क्रिप्शन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द बुक, तो इसीलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर दीज थिंग्स विद यू पीपल। लेकिन इसको छोड़ के जो अभी तक मैंने पढ़ाया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बेटर रीड दैट थिंग एंड लर्न दैट थिंग बिकॉज they are in the syllabus of class 10 standard। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मिड ब्रेन की ओर।